हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक छोटी बच्ची शाओ को दिखाया जाता है जो कूड़े कचरे में से प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा कर रही होती है। एक्चुअली में उसकी मॉम को 3 दिन से होश नहीं आया था, इसलिए वो ये प्लास्टिक की बोतल बेचकर अपनी मॉम के लिए खाना खरीदना चाहती थी। अभी जल्दी जल्दी में वो किसी से टकरा जाती है। पौधे उसे बोलने लग जाते हैं, तुम्हें पता है जिस बंदे से तुम टकराई हो ये शहर का ना सबसे अमीर बंदा है और बहुत ही ज्यादा डेविल भी है। इससे ना हर कोई डरता है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। शाओ जेन की तरफ देखकर बोलने लग जाती है, डेविल? जेन उसे बोलता है, छोटी बच्ची, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सिखाया नहीं है? किसी को भी ऐसे निकनेम नहीं देते हैं। शाओ तो डर की मारी जेन के ऊपर छींक देती है और वहाँ से भागने लगती है। जल्दी से उसका लैंडलॉर्ड आकर उसे रोक लेता है और जेन को बोलता है, आप इस छोटी बच्ची से ना गुस्सा मत करना कि मॉम ना 1 नाइट स्टैंड गर्ल है और इसका कोई डैड भी नहीं है। बोलती है मेरे पास डैड है और मेरे डैड का नाम ना फू यीचेन है। सुनकर जेन को समझ आ जाता है ये तो उसके दुश्मन की बेटी है। लैंडलॉर्ड बोलने लग जाता है, अगर तुम्हारा फू परिवार के साथ कनेक्शन होता तो तुम यहाँ पर कचरे में से प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा क्यों कर दी? चाओ बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी मॉम बीमार है, उन्हें 3 दिन से होश नहीं आया था, इसीलिए मैं बस काम करने के लिए आई थी। मुझे न उनके लिए खाना खरीदना है। जिसके बाद जैन उसके घर पर आ जाता है। से ही वो लोग उसकी मॉम की बॉडी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो ऑलरेडी मर चुकी है। इसके बाद शाओ की मॉम की बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाता है और पुलिस ऑफिसर शाओ को उसकी मॉम की एशेस ला कर दे देती है। शाओ बोलती है, ये मेरी मॉम नहीं है, मुझे ना मेरी मॉम वापस चाहिए। जैन भी यहीं पर बैठकर शाओ को ही देख रहा होता है। ऑफिसर शाओ को समझाती है, अब तुम्हारी मॉम ना जिंदा नहीं रही है। शाओ समझ जाती है और सैड होकर अपनी मॉम के एशेस ले लेती है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। जैन को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर शाओ के डैड फू यीचेन को कॉल करते हैं। उसे पूछने लग जाते हैं, क्या आप मिस मी के पति बात कर रहे हैं? वो ना मर चुकी हैं। फू यीचेन बोलता है, अगर मर गई है तो उसके एशिश को भी फेंक दो, मेरा उसके साथ ना कोई लेना देना नहीं है। और कॉल कट कर देता है। शाओ अपनी मॉम को पकड़कर बोलती है, मैं आपके कान बंद कर रही हूँ, आप ये सब कुछ मत सुनना ना, आप सैड हो जाओगी। ऑफिसर शाओ के पास आती है। शाओ बोलती है, आप ना मुझे ऑर्फनेज भेज दीजिए। एक प्लान शाओ को बोलने लग जाती है, तुम ना ऑर्फनेज मत जाओ, वो ना बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं होती। शाओ बोलती है, अब तो मेरे पास मॉम भी नहीं है, तो मेरी देखभाल कौन करेगा? तभी जेन शाओ के सामने आ जाता है और उसे बोलता है, क्या तुम्हें डैड चाहिए? शाओ तो उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। इसके बाद हमें जेन की ग्रैंडमा को दिखाया जाता है क्योंकि जेन के दोनों भाइयों को बोल रही होती है, पौधा तो मिल गया है लेकिन अब मुझे एक पोती भी चाहिए, और वो उसके लिए प्रे भी करने लग जाती है। तभी जेन एक बोरी लेकर घर पर आ जाता है। अपनी दादी को बोलता है, आपको एक पर पोती चाहिए ना, लो मैं लेकर आ गया हूँ। दादी पूछती है, इस बोरी में क्या है? वो बोलता है, आप खुद ही खोल कर देख लो ना। जैसे ही दादी उस बोरी को खोलती है तो उसके अंदर से शाओ बाहर निकलती है। उसे देखकर दादाजी तो बोलने लग जाते हैं, क्या तुम सड़क से किसी की बच्ची चुरा कर लेकर आ गए हो? जैन बोलता है, ये ना मेरी बेटी है। दादी बोलती है, तुम्हें तो लड़कियों से एलर्जी है और वैसे भी तुम कितने ज्यादा कोल्ड टाइप के इंसान हो, तो तुम्हारी इतनी प्यारी और क्यूट सी बच्ची कैसे हो सकती है? फिर वो शाओ से पूछने लग जाती है, तुम्हारी मोम का नाम क्या है? शाओ बताती है, मेरी मोम का नाम ना मी है। ये सुनकर दादी तो उसकी मोम को पहचान जाती है और बोलती है, ये तो वही लड़की है ना जिसकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है, इवन उसके अडॉप्टेड डैड ने उसे घर से भी निकाल दिया था। शाओ बोलती है, आप मेरी मोम के बारे में ऐसी बातें मत करो, मेरी मोम ना बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। दादी बोलती, सॉरी मुझे माफ करना। दादाजी जेन को बोलने लग जाते हैं, शाओ की मॉम जब मिस्टर फू के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी ना, तो मी के अडॉप्टेड डैड उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने मी को घर से निकाल दिया था, इवन उसके साथ अपने सारे रिश्ते भी कट कर लिए थे। जैन बोलता है, फू यीचेन इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए अब से ये मेरी बेटी है। दादाजी पूछते हैं, इसकी माँ कहाँ पर है? वो बोलता है, इसने अपनी माँ की एशेस ना हाथ में पकड़ी हुई है। सुनकर दादाजी बोलते हैं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है।
जैन बोलता है इसमें गलत क्या है, दादी को भी एक पर पोती चाहिए थी, उनकी इच्छा पूरी हो गई है। दादी तुरंत ही ऑर्डर दे देती है, अब चाहिए किसी की भी बच्ची हो, पर अब इसका ख्याल हम लोग रखने वाले हैं। और तुरंत ही मेड को शाओ के लिए अच्छा सा खाना पकाने के लिए बोल देती है। उसके बाद शाओ रोते हुए खाना खा रही होती है और दादी को शुक्रिया अदा करती है और जैन को बोलती है थैंक यू डैड, आप ना बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। ये सुनकर फू शो को जाता है और मन में सोचता है एक अच्छा इंसान बनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर शाओ को यहाँ पर रखे हुए प्लान्स की बातें सुनाई दे रही होती है, तो बोल रहे होते हैं आखिर ये लड़की इस शैतानी आदमी को इतना अच्छा इंसान कैसे बोल रही है। लास्ट टाइम जिस बंदे ने इससे पंगा लिया था ना, इस शैतान आदमी ने उसे अफ्रीका भेज दिया था। ये सुनकर शाओ जेन से पूछने लग जाती है अफ्रीका कहाँ पर है डैड। प्लान्स ये सुनकर शौक हो जाते हैं, क्या ये लड़की हमारी बातें सुन सकती है। रात में जैन किचन में पानी लेने के लिए गया होता है, तभी उसे हॉल में से शाओ के रोने की आवाज आती है, इसलिए वो उसे आकर पूछता है आधी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शाओ बोलती है सॉरी डैड। वो बोलता है अब तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो। शाओ बोलती है क्योंकि मैं रो रही थी और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो पूछता है तो तुम रो क्यों रही थी। वो बोलती है मैं ना अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। जैन उसके पास आकर बोलता है रोना चाहती हो तो रो सकती हो, कुछ भी सहन करने की जरूरत नहीं है, तो मेरी बेटी हो। इसके बाद वो उसका पैर पकड़कर रोने लग जाती है। प्लांट्स बातें करने लग जाते हैं, ये शैतानी आदमी इतना ज्यादा मासूम भी बन सकता है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। जैन प्लांट्स को देखकर बोलने लग जाता है आखिर इनके ऊपर से पानी क्यों निकल रहा है, मुझे इन्हें चेक करना होगा। शाओ बोलती है वो ना मेरे लिए रो रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ मत करो। बोलता है लगता है तुम फेरी टेल की दुनिया में जी रही हो, चलो अब तुम्हारा रोना बंद हो गया है ना, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। वो उसे रोक कर बोलती है डैड क्या आज मेरे साथ सो सकते हो। बोलता है ठीक है पर ये लास्ट टाइम होगा। इसके बाद जब वो दोनों बेड पर आ जाते हैं तो जैन तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। दूसरी तरफ फेस कर सोचता है मैं ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज को भी अपने से 2 मीटर दूर रखता हूँ और यहाँ पर मुझे एक बच्ची के साथ अपना बेड शेयर करना पड़ रहा है। तभी शाओ उसे हाथ लगाने वाली होती है तो गुस्से में वो उसे पंच मारने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है और सोचता है अच्छा हुआ मैंने छोटी बच्ची को मारा नहीं, मैंने ही इसका डैड बनने का डिसाइड किया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है इसका ख्याल रखना। एक रात की तो बात है, मैं इसे सहन कर लेता हूँ। उसके बाद वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर वो दूसरी तरफ फेस कर सो जाता है तो वो शाओ भी ब्लैंकेट से कवर कर सोने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जैन की नींद खुलती है तो वो शाओ की तरफ देखता है, वो जाग चुकी होती है। शाओ बोलती है गुड मॉर्निंग डैड। जैन भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और सोचता है ये लड़की तो बड़ी होशियार है। इसके बाद वो उसके साथ तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाता है। शाओ दादी को देखकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर उसे पूछने लग जाती है क्या तुम अपनी मॉम की चीजें यहाँ पर लेकर आना चाहती हो। शाओ बोलती है मॉम की चीजें ना पुराने घर पर है, अगर आप वहाँ जाओगी तो आपको फालतू में तकलीफ होगी। जैन बोलते ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर शाओ बोलती है डैड आप ना बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। उसके बाद जैन शाओ को लेकर उसी चोल वाले एरिया के पास आ जाता है, कार के पास वेट कर रहा होता है और शाओ अंदर जाने लगती है। उसका लैंडलॉर्ड उसकी मॉम की सारी चीजें घर से निकाल कर बाहर फेंक रहा होता है। शाओ बोलती है मेरी मॉम की चीजों को ना ऐसे हाथ मत लगाओ। वो बोलता है तुम्हें ना शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारी मॉम मेरे घर पर मरी थी, मैंने उनके एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए। शाओ चिल्लाने लग जाती है तुम मेरी मॉम के बारे में दोबारा ऐसी बातें मत बोलना। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब भी ये मकान मालकिन शाओ की मॉम से पैसे लेने के लिए घर पर आता था वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही टच्ची होने की कोशिश करता था। मी उसे पुलिस की धमकी देकर उसे दूर करती थी। बाद में शाओ ये सारी बातें याद कर उसे पैर से मारने लगती है। उसको तो गुस्सा आ जाता है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, और वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है लेकिन तभी जैन आकर उसे ही किक मार देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो तुम मेरी बच्ची को हाथ लगा रहे हो। तो वो बंदा तुरंत ही माफी मांगने लग जाता है। जैन शाओ को बोलता है अंदर जाकर तुम्हें जो सामान चाहिए वो लेकर आ जाओ। जिसके बाद शाओ फिर से लैंडलॉर्ड के पैर पर मारकर अपनी चीजें अंदर लेने के लिए चली जाती है। इधर जैन इस बंदे को सबक सिखाने के लिए कुर्सी लेकर वहीं पर बैठ जाता है और उसके हाथ पर अपना पैर रखकर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई शाओ को इस तरीके से बुली करने की। बोलता है मिस्टर जैन प्लीज मेरी जान बख्श दो, मुझे नहीं मालूम था कि वो आपकी बेटी है। जैन अपनी टाई निकालकर उसे अपने हाथ में बांध लेता है। उसे बोलता है तुम ना अपना मुंह बंद कर लो क्योंकि अभी ना मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तुमने शोर मचाया और तुम्हारे मुंह से चूकी भी आवाज निकली तो मैं तुम्हारी जवानी निकाल लूंगा।
वो बंदा तो डर की मारी अपना मुंह ही बंद कर लेता है। इसके बाद जैन उसकी चटनी बना देता है और वो शाओ के घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी मोम की चीजों को देख रही होती है। शाओ पूछती है वो मकान मालिक कहाँ पर है। वो बोलता है वो न अपने घर पर खाना खाने के लिए गया है, लेकिन यहाँ पर जैन के बॉडीगार्ड उसे पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। जैन उससे पूछता है क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है, पर वो तो अपनी मोम की फोटो देख रही होती है जो कि फट गई होती है। पूछता है तुम्हारी मोम की और फोटोज नहीं है क्या, ये तो फट चुकी है। बोलती है नहीं, मोम की सिर्फ यही फोटो है, और पूछने लग जाती है डैड क्या ये चीजें मैं अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। वो बोलता है वैसे तो यहाँ पर कुछ भी ले जाने लायक नहीं है, और वो उसे हाँ बोल देता है। तभी उसे कंपनी से जरूरी काम के लिए कॉल आ जाती है, इसलिए वो शाओ को बोलता है तुम भी ना मेरे साथ कंपनी चलो। वो बोलती है डैड मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं खुद अकेले ही घर चली जाऊंगी। जैन पूछता है क्या तुम्हें रास्ता पता भी है। वो बोलती हाँ मुझे रास्ता पता है, और फ्लावर सिस्टर है ना वो मेरी हेल्प करेंगी। सुनकर जैन को यकीन नहीं होता भला ये छोटी बच्ची कैसे जा पाएगी, और वो उसे उठाकर सीधा अपनी कंपनी के अंदर लेकर आ जाता है। जैन के सभी एम्प्लॉय उसे ग्रीट करने लग जाते हैं। जैन शाओ को समझाता है तुम ना यहीं पर रहो, मेरा काम खत्म हो जाएगा ना उसके बाद हम लोग घर पर चलेंगे। शाओ ओके बोल देती है, जिसके बाद जैन अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। सारे एम्प्लॉय शाओ को बोलने लग जाते हैं तुम तो कितनी ज्यादा क्यूट हो। ऑफिस में चिल्लाने की आवाज आती है कि सभी एम्प्लॉयज काम पर लग जाएं। इसके बाद ये बेचारे तुरंत ही अपने कामों पर लग जाते हैं। कंपनी के प्लान शाओ को बताने लग जाते हैं। कंपनी के एम्प्लॉय 6 महीने से बड़ी मेहनत के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन उसे किसी अंडर एजेंट ने न लीक कर दिया है, और वो इसी कंपनी में रहकर कंपनी के खिलाफ ही काम कर रहा है। शाओ उस प्लान्स की तारीफ करने लग जाती है। उसे ऐसे देखकर एम्प्लॉय सोचते हैं ये बच्ची अकेले में खुद से ही बातें कर रही है। शाओ प्लान से पूछने लग जाती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो बुरे अंकल है कौन। तो उसे बताती है वो बंदा अंदर ना कॉन्फ्रेंस रूम में है, ना ओल्ड टाइप का है, और उसने एक चश्मा भी पहना हुआ है। उसने कल रात तुम्हारे डैड के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को भी चुरा लिया था। जिसके बाद शाओ जैन को इस बारे में बताने के लिए सीधा मीटिंग रूम में आ जाती है। बोलती है डैड ये जो मिस्टर ग्वान है ना ये अंडर एजेंट कवर हैं। जैन सोचने लग जाता है तो मेरे कॉलेज का क्लासमेट रह चुका है, तो इसे इतने टाइम से जानता हूँ, क्या ये सच में मेरे साथ धोखा कर रहा है। ग्वान बोलता है बच्ची तुम ना कुछ भी मजाक मत करो, बताओ जरा तुम्हारे डैड कहाँ पर है। अगर उन्हें तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलेगा ना वो तुम पर जरूर चिल्लाएंगे। जैन बोलता है ये मेरी बेटी है। ग्वान बोलता है अरे वाह ये तो सच में तुम्हारी तरह दिखती है, इतनी ज्यादा क्यूट है ना। के बाद जैन शाओ से पूछने लग जाता है ये अंडर एजेंट कवर है, तुम्हें इस बारे में किसने बताया। आन शाओ को बोलने लग जाती है प्लीज तुम अपने डैड को ये बात मत बताना कि मैंने बताया है, वो ना एक शैतान है जो किसी को भी नहीं छोड़ता है। अगर उसे पता चल गया ना तो वो मुझे भी रिसर्च के लिए ले जाएगा और तुम्हें भी। बोलती है मुझे ना फ्लावर सिस्टर ने बताया है। बाद जैन अपने एम्प्लॉय से पूछता है क्या इस नाम की कोई लड़की हमारे ऑफिस में काम करती है। एम्प्लॉयज नो बोल देते हैं। ग्वान बोलता है तुम ना इस बच्चे की बात पर यकीन मत करो। शाओ बोलती है डैड मैं ना एकदम सच बोल रही हूँ, इवन इस बंदे ने आपके एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइल भी चुरा ली है। वो उस प्रोजेक्ट का नाम भी बता देती है। एम्प्लॉयज बोलते हैं ये तो एकदम सही बोल रही है, तो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके बाद जैन अपने क्लासमेट की पिटाई करता है। उसे बोलता है चलो सीधा सीधा बताओ कि हमारी राइवल कंपनी ने तुम्हें क्या लालच दिया है, तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। खान बोलते संघाऊ कंपनी ने ना मुझे प्रेसिडेंट की पोस्ट देने का वादा किया है। खान बोलता है हम लोगों की दोस्ती 10 साल पुरानी है, उसके बावजूद भी तुमने मुझे इस तरीके से धोखा दिया। बॉस बनना है ना तुम जा सकते हो उस कंपनी में काम करने के लिए, बोलकर वो उसे जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद वो जाने लगता है। और सोचती है उस आदमी ने मेरे डैड का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, उसके बाद भी डैड ने उसे जाने दिया। डैड ना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं। जैन नोटिस करता है शाओ ने जो शूज पहने हुए हैं वो उसके साइज से बड़े हैं। वो उसे स्टोर में लेकर आ जाता है नए शूज खरीदने के लिए। उसके बाद स्टाफ उसे बहुत सारे शूज दिखाती है। शाओ देखती है ये सारे तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, इसलिए वो जैन को बोलती है क्या मैं और देख सकती हूँ। बोलता है हाँ तुम ना कुछ भी खरीद सकती हो। बाद शाओ जैसे ही भागने लगती है तो वो जू नाम की बच्ची से टकरा जाती है। उस पर चिल्लाने लग जाती है क्या तुम अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या। देख
देखकर जैन जल्दी से आकर शाओ को उठाता है और उस बच्ची पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उस बच्ची का डैड वहाँ पर आ जाता है कि और कोई नहीं मिस्टर फू यी चैन होता है। वो शाओ को देखकर सोचता है ये बच्ची बिल्कुल मी की तरह कैसे दिख रही है। मी तो बहुत ही बड़ी झूठी निकली, उसने किसी फेक ऑफिसर को हायर कर मुझे कॉल करवाया और मुझे बोला कि वो मर चुकी है। मैं इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला। शाओ भी फू यी चैन को घूरने लग जाती है। याद करती है एक दिन उसकी मॉम उसे फू यी चैन को दिखाने के लिए लेकर गई थी, लेकिन वो वहाँ पर अपनी वाइफ और बच्ची के साथ खेल रहा होता है। देखकर शाओ की मॉम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो रोने लग जाती है। प्रेजेंट में फू अपनी डैड को बोलने लग जाती है, इस लड़की ने ना मुझे बुली किया है। फू यी चैन जेन को बोलता है बच्चों के मामले में हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। बोलता है सही कहा, बच्चे ना आपस में ही निमट लेंगे। इसके बाद जैन अपनी बेटी को बोलता है इस बच्ची ने तुम्हें मारा है ना, तो तुम भी इसे मार कर आओ। शाओ जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तभी वहाँ पर जुई की मॉम लिन आ जाती है। शाओ को देखकर ही पहचान जाती है, ये तो मी की बेटी है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। में दिखाया जाता है एक्चुअली में लिन मी की अडॉप्टेड मॉम डैड की रियल बेटी होती है। जब उन्हें उसके बारे में पता लग गया था तो वो लोग उसे घर लेकर आ गए थे। उसे बताते हैं कि नर्स की गलती की वजह से बचपन में वो मी के साथ बदल गई थी, लेकिन आज हमें पता लग गया है कि तुम हमारी बेटी हो, इसलिए अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। मी अपने भाई हान को बोलती है तुम्हारी रियल बहन यहाँ पर आ गई है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए ना। लेकिन लिन के मॉम डैड और भाई बोलता है तुम हमारी ही बेटी हो और मेरी ही सिस्टर हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और तुम्हें भी इस परिवार में पूरी वैल्यू मिलेगी। लिन को इस बात से गुस्सा आ जाता है, ये इतने सालों से मेरी जगह पर मेरे परिवार के साथ रह रही थी तो आगे भी ये कैसे खुश रह सकती है। और मी की शादी पहले से ही फू फैमिली के फू यी चैन के साथ फिक्स होती है कि वो लोग फू फैमिली के अच्छे दोस्त थे, इसी वजह से वो दोनों साथ में बड़े हुए थे और बचपन से ही प्यार में थे। वो शादी रियल डॉटर के साथ फिक्स हुई थी और रियल डॉटर तो लिन होती है, जिससे वो लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। बोलते हैं जाने दो, मी के साथ ये शादी फिक्स थी तो उसे ही करने दो। लेकिन डैड बोलते हैं नहीं तुम ना मेरी सगी बेटी हो। मैं वहाँ पर फू यी चैन मी को लेकर आ जाता है, मैं ना मी से ही शादी करूंगा और इससे ही प्यार करता हूँ। इस वजह से लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मी को बर्बाद करने की ठान लेती है। में लिन अपने पति और बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। मी तो मर चुकी है लेकिन अब उसकी बेटी को मैं अपने परिवार को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी। शाओ को अफसर देखकर जैन उससे पूछने लग जाता है तुम्हें क्या हुआ है। वो बोलती है वो ना मेरे रियल डैड है। जैन बोलता है तुम्हें ना इतना ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, मेरे पास तो पहले से ही डैड है ना, तो बताओ तुम मुझे चूज करोगी या फिर उसे। शाओ बोलती है मैं आपको चूज कर रही हूँ। जैन बोलते है ठीक है फिर तुम याद रखो कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ, किसी और के बारे में मत सोचो। वो बंदा तुम्हारा डैड नहीं है, वो जू का डैड है। बोलती हाँ मुझे याद है। वो बोलता है फिर अभी भी अपसेट क्यों हो, देखो जरा तुम्हारा ये डैड उस फू यी चैन से ज्यादा लंबा, सुंदर और अमीर है। शाओ बोलती है मैं ना मॉम के बारे में सोचकर अपसेट हो रही थी, अगर वो इन लोगों को यहाँ पर देखती तो उन्हें ऐसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती। जैन बोलते इतना मत सोचो, अब तुम्हारी मॉम यहाँ पर नहीं है तो वो ये सब कुछ नहीं देख सकती है। अब तुम फू यी चैन के पास जाना चाहती हो। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, जब वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानते तो मैं भी उन्हें अपना डैड नहीं मानती। सोचता है ये बच्ची तो कितनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसकी मॉम भी सेम इसी की तरह होती, आज उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा बुरी ना होती। के बाद जैन और शाओ जैसे ही घर पर आते हैं तो दादी शाओ का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रही होती है। वो बताती है मैंने ना तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है, तुम्हें जो खाना है ना वो खाओ, और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद दादी शाओ को उसके रूम में लेकर आ जाती है, ये रूम स्पेशली तुम्हारे लिए अच्छे से सजवाया है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। शाओ देखती है वहाँ पर उसकी मोम की फोटो का फ्रेम भी बना कर रखा हुआ है, देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अपनी मोम को बोलती है देखो मोम ये लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, मेरे पास एक प्यारी सी दादी है जो मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। तभी वहाँ पर दादी के बाकी के दो पोते भी आ जाते हैं, यानी कि जी और बाऊ। ग्रैंडमा शाओ को उन लोगों से मिलवाने लग जाती है, दोनों ना तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे अंकल के बेटे हैं, अब तुम तीनों साथ में मिलकर खेलो। जिसके बाद वो अपने दोनों भाइयों के साथ गार्डन में मिलकर खेल रही होती है। जू भी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर खेलने के लिए आई होती है। वो शाओ को देखकर उसे झगड़ने लग जाती है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। शाओ के दोनों भाई उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, सभी मिलकर जू और उसके फ्रेंड से फाइट करने लग जाते हैं। जैन अपने ऑफिस में होता है, तभी उसे कॉल आती है और उसे पता चलता है
घर के तीनों बच्चे बाहर लड़ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही वो पार्क में पहुंचता है तो वो देखता है उसके घर के तीनों बच्चे मार खा नहीं रहे बल्कि धुलाई कर रहे हैं। ये देखकर वो स्माइल करने लग जाता है, अब ये हमारी फैमिली के बच्चे लग रहे हैं। इसके बाद वो तीनों को फाइट करने से रोकता है। तभी वहाँ पर जू के मामा आ जाते हैं। जैसे ही वो शाओ को देखता है तो सोचता है ये बच्ची बिल्कुल मी की तरह कैसे दिख रही है। शाओ भी उसे देखकर पहचान जाती है, ये तो मेरे मामा हैं जो मेरी मोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि मैं और मेरी मोम मर जाएं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मी एक बार में काम करने के लिए चली गई थी। तभी वहाँ पर मी का भाई यानी कि हान उसे रोकने के लिए पहुँच जाता है। तेरी बहन होकर ऐसी जगह पर काम कैसे कर सकती हो? बोलती है मेरा तुम्हारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैंने तुम्हारे परिवार के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। वहाँ पर एक आदमी आ जाता है तो मी उसे सेड्यूस करने लग जाती है। हान उस पर चिल्लाने लग जाता है, अब से तुम मेरी बहन नहीं हो। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में हान सोच रहा होता है ये मेरी बहन मी की तरह कैसे दिख रही है, ये सच में उसकी बेटी है। इतने में शाओ के लिए जी और बाओ लड़ रहे होते हैं। लोगों ने हमारी सिस्टर को ना बुली किया है। ये सुनकर हान सोचता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, जरूर ये मिस्टर जैन की बेटी है। हान चिल्लाने लग जाता है तुम्हारी बेटी ना मेरी बेटी के साथ फाइट कर रही थी। तो सोचने लग जाती है क्या डैड मुझसे इस बात पर गुस्सा हो जाएंगे। जैन तो उसे सपोर्ट करने लग जाता है, तुमने ना फाइट कर बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े ना तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर बुला लेना, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। ये सुनकर शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हान बोलता है तुम तो सच में कमाल के हो, तुम्हारी कंपनी के इतने बड़े प्रोजेक्ट के डिटेल्स लीक हो गए हैं, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर बच्चों का झगड़ा सॉल्व करने में लगे हो। फ्रेंड बोलता है तुम ना कितने बड़े बेशर्म हो, मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा देकर कंपनी के सीक्रेट्स लाकर तुम्हें दे दिए, तो तुम लोग अपने आप को महान समझ रहे हो, जैसे कूड़े कचरे को तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। शाओ सोचती है मेरे डैड का जो प्रोजेक्ट था यानी कि मेरे मामा ने चुराया है। के बाद जैन तीनों बच्चों को जैसे ही घर लेकर आ जाता है, माउन तीनों की ऐसी हालत देखकर पूछने लग जाती है आखिर इन्हें क्या हुआ है। बोलती ग्रैंड माँ अपना दोनों भाइयों पर मत चिल्लाना, ये लोग तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे थे। ये सुनकर ग्रैंड माँ तो खुश हो जाती है। इसके बाद शाओ जब अपने दोनों भाइयों के साथ खेल रही होती है तो लोग उसे बोल रहे होते हैं अगर हमारे अंकल वहाँ पर पहुँचते ना तो वो लोग हमसे भी डर कर भाग जाते, तुम अभी तक हमारे छोटे अंकल से मिली नहीं हो ना, तुम्हें मालूम है वो तो तुम्हारे डैड से भी ज्यादा डरावने हैं। शाओ बोलती है मेरे डैड कहाँ डरावने हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सुनकर जी और बाओ शौक हो जाते हैं, बहन तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम्हें कौन सी नजरों से वो अच्छे लगते हैं। के बाद शाओ प्लान से पूछने लग जाती है क्या तुम मेरे छोटे वाले अंकल ली को जानती हो। बताती है वो ना एक कंप्यूटर जीनियस है, लेकिन वो अपने आप को ना रूम में बंद कर रखता है। अभी 2 दिन पहले ही उसने गुस्से में मुझे विंडो से यहाँ पर फेंक दिया। वहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है और शाओ से पूछने लग जाती है तुम किससे बातें कर रही हो। शाओ बताती है प्लांट से। जैसे ही ग्रैंड माँ प्लांट्स को पानी देने जा रही होती है तो प्लांट रोने लग जाते हैं क्योंकि अभी उन्हें पानी की जरूरत नहीं थी। शाओ ग्रैंड माँ को रोकती है, अभी उन्हें पानी नहीं चाहिए। ग्रैंड माँ शौक हो जाती है, आखिर शाओ को प्लांट्स के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है। आखिर शाओ को फिर से प्लांट्स की आवाज आ जाती है, उसे बता रहे होते हैं तुम्हारे छोटे अंकल अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुनकर शाओ उठ जाती है, तुरंत ही अपने छोटे चाचा से मिलने के लिए उनके रूम में आ जाती है। देखती है ली ने अपना हाथ काटा हुआ है, ये देखकर वो रोने लग जाती है और उसे मोम कहकर बुलाने लग जाती है क्योंकि उसकी मोम ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी। की आवाज सुनकर जैन और ग्रैंडमा दोनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ली के हाथ पर चोट देखकर तुरंत ही पट्टी बांधने लग जाता है। ली तो चिल्लाने लग जाता है ये बच्ची कौन है जो यहाँ पर आवाज कर रही है। जैन बोलता है इससे ना अच्छे से बात करो, ये मेरी बेटी है और तुम्हारी भतीजी है। ली शाओ पर चिल्लाने लग जाता है रोना बंद करो। बोलती है इस बच्ची के साथ ऐसे बात मत करो, तुम्हारी तरह इसकी मोम ने भी अपनी जान ले ली थी, इसी वजह से तुम्हें देखकर उसे अपनी मोम याद आ गई। इसके बाद ग्रैंडमा भी ली के लिए रोने लग जाती है। ली बोलता है अरे मैं जिंदा हूँ तो रो क्यों रही हो। बोलता है एक बार बच गए तो अगली बार का क्या, तुम हर बार ऐसा ही करने की कोशिश करोगे। ली को बोलने लग जाती है अंकल आप ऐसा करने की दोबारा कोशिश कभी मत करना। ग्रैंडमा बोलती है देखा इतनी छोटी बच्ची को भी अकल है, इसकी बात मान लो और दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना। ली शाओ को बोलता है मेरा हाथ छोड़
छोड़ो वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। आप बोलती है चाहे आप मुझे मार लो लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ली बोलता है मैं जिंदा रहकर क्या ही करूंगा, मेरे पैर किसी काम के ही नहीं है ना, एक कचरा बन चुका हूँ। आप बोलती है क्या हुआ, अगर पैर से चल नहीं पाते हो तो मुंह आँख नाक हाथ तो है ना, आप खुद को यूजलेस पर्सन कैसे बोल सकते हैं। जैन बोलता है एक छोटी बच्ची को भी समझ है लेकिन तुम्हारे दिमाग में भूसा है, तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है। जैन बोलता है ठीक है यहीं पर पड़े रहो। उसके बाद वो शाओ और ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। ली सोचने लग जाता है क्या सच में मैं यूजलेस नहीं हूँ। इधर शाओ प्लान से ली की इंफॉर्मेशन ले रही होती है, आखिर मेरे चाचा की ऐसी हालत कैसे हुई। तो से बताने लग जाते हैं तुम्हारे अंकल ना बहुत ही ज्यादा फेमस फोरेंसिक डॉक्टर थे, तो उन्होंने एक पेशेंट की जांच कर बताया था कि उनकी मौत हत्या से नहीं बल्कि आत्महत्या से हुई थी। वजह से पेशेंट की फैमिली उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उन लोगों ने गुस्से में उसे कार से हिट कर दिया। उसके बाद तुम्हारे चाचा डिसेबल हो गए। उसके बाद से ली ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। लेकिन तुम्हारे अंकल ली ना पैसों के बहुत ही ज्यादा लालची है, बहुत ही ज्यादा कंजूस भी है। ये सुनकर शाओ खुश हो जाती है कि पैसे कमाने में मैं अंकल की हेल्प कर सकती हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट डे शाओ अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर प्लास्टिक की सारी बोतलें इकट्ठा कर उन्हें घर पर लेकर आ जाती है और उनसे बोलती है अब हम इन्हें बेच कर ना बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उसके बाद ली अंकल को दे देंगे और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। ली ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में देख रहा होता है और सोचता है कंपनी का प्रोजेक्ट भी खराब हो गया था, लगता है अब हमारी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है, इसीलिए लोग कूड़ा उठा रहे हैं। इसके बाद प्लास्टिक बोतल को बेचकर जो पैसे आते हैं ये तीनों भाई बहन मिलकर ली को देने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जी बाओ बोलते हैं हमें अंकल से बहुत ही ज्यादा डर लगता है इसलिए तुम ही जाकर दे दो। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद शाओ ली के रूम में आ जाती है और पूछती है अंकल क्या आप सो गए हो। वो बोलते है क्या तुम अंधी हो, मैं जाग रहा हूँ। शाओ तो हंसने लग जाती है। वो सारे पैसे लाकर ली को दे देती है। कल ये सारे पैसे मैंने और भाई ने मिलकर कमाए हैं, सारे पैसे ना आपके लिए हैं, तो आप खुश हो गए होंगे ना। तो पैसों के लालची हो ना तो आपको पैसे तो बहुत ही ज्यादा पसंद होंगे। फिक्र मत कीजिए, मैं रोज भाइयों के साथ बोतल उठा कर लेकर आऊंगी और उन्हें बेचकर पैसे लाऊंगी और आपको दे दूंगी। ज्यादा लालची नहीं बन रही हूँ, पर आप थोड़ा खुश तो हो गए होंगे ना अंकल। तो गुस्सा आ जाता है, ये मुझे पैसों का लालची समझ रही है ना, यहाँ से दफा हो जाओ। वो बोलती है बस आप थोड़ा सा खुश हो जाओ। बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। ये सोचता है यानी कि ये लोग कचरे से बोतल उठाकर मेरे लिए लाए थे। के बाद जैन ऑफिस में होता है। ली उसे नए प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भेजता है, हम लोग नए रोबोट बनाने पर काम करेंगे। ये सुनकर जैन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लगता है मेरे भाई ली का दिमाग ठीक हो गया है। के बाद जैन जब यहाँ से बाहर काम करने के लिए गया होता है तो वो देखता है तीनों बच्चे बोतल्स कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो शाओ से आकर पूछने लग जाता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। बोलती है हम लोग पैसे कमाने के लिए बोतल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि हम अंकल को पैसे दे सके, क्योंकि उन्हें पैसे पसंद है। अगर अंकल खुश हो जाएंगे तो फिर वो अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे। बोलते ठीक है तुम लोग अपना काम करो लेकिन अपना ख्याल भी रखना। बाद शाओ जब घर पर आती है तो आज ग्रैंडमा ने खाना बनाया होता है। तो देख कर शाओ बोलती है ग्रैंडमा क्या इसे खा सकते हैं। जैन खाने को दूर कर देता है, ग्रैंडमा आपको खाना बनाना नहीं आता है। ली भी रूम से बाहर आ जाता है, उसे देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैन बोलता है अभी हम जिस रोबोट पर काम कर रहे हैं ना उसमें तुमने काफी चीजें गलत भेजी हैं, हमें दोबारा से मॉडिफाई करना पड़ेगा। बोलता है भाई देख रहे हो ना मेरे हाथ में चोट लगी है, तो भला आप एक पेशेंट को काम करने के लिए कैसे बोल सकते हो। जैन बोलता है तुम रूम में पड़े पड़े बोर हो गए होंगे तो अब काम कर लो ना। शाओ तो खुश होकर ली की तारीफ करने लग जाती है, अंकल आप तो कमाल हो, आप एक रोबोट बना रहे हो। फिर वो उसे पैसे पकड़ा देती है, हम लोगों ने ना पैसे कमाए हैं, और बोलती है अंकल हम लोग पैसे कमाते हैं और आप एक नया रोबोट बनाओ। बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। माँ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, शाओ की वजह से ली भी अब ठीक हो रहा है। जिसके बाद ली रोबोट बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। वो प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने के बाद जैन को सेंड कर देता है, खुश होने लग जाता है। वैसे अब मुझे ना काफी अच्छा फील हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। अब मैं जैन शाओ को देखने के लिए उसके रूम में आया होता है, देखता है शाओ अपनी मोम की आशीष को कसकर पकड़कर सो रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो शाओ को बताता है मैं तुम्हारी मोम को ना एक नए घर में शिफ्ट कर रहा हूँ। अब बोलती है लेकिन मैं अपनी मोम को ना अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। जैन बोलता है ऐसे कभी गिर गया तो टूट जाएगा, देखो जरा मैंने तुम्हारी मोम के लिए एक नया घर खरीदा है। वो उसे ग्रेव दिखाने लग जाता है, अभी तुम उन्हें मिस करोगी ना तो तुम यहाँ पर उनसे मिलने के लिए
जा सकती हो। शाओ उसके लिए मान जाती है। इसके बाद ये लोग एशिस को ग्रेप पर डालने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। जेन उसे बोलता है क्यों ना हम तुम्हारी मोम के लिए फ्लावर्स भी ले ले। और जैसे ही फ्लावर लेकर बाहर आती है तो वो देखती है कि जेन वहाँ पर नहीं है। वो उसका इंतजार करने के लिए पार्क में बैठ जाती है। जो उसे देख लेती है और वो उसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आ जाती है। शाओ की मोम के एशिस के पोट को नीचे फेंक देती है, जिससे वो पोट टूट जाता है और एशिस नीचे गिर जाते हैं। इवन वो तो एशिस पर पैर भी लगाने लग जाती है। ये देखकर शाओ रोने लग जाती है। वो रोते हुए जू को मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर फू यीचेन आ जाता है और वो शाओ को दूर फेंक देता है, जिस वजह से शाओ के बैक पर चोट लग जाती है। फिर भी वो अपनी मॉम के एशिस के लिए रोई जा रही होती है। अभी वहाँ पर जेन आ जाता है और वो फू यीचेन पर चिल्लाने लग जाता है, तुम्हें पता भी है जिस चीज पर तुम पैर रख रही हो वो इसकी मॉम की एशिस है। उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुमने मेरे डैड को मारा कैसे? जेन बोलता है तुम ना अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारी जबान ही निकाल लूंगा। उसके बाद जेन शाओ के साथ मिलकर उसकी मोम के एशिश को बैग में डाल रहा होता है। तभी वहाँ पर लिन भी पहुँच जाती है, लेकिन जेन तो शाओ को वहाँ से लेकर जाने लगता है। फू यीचेन को बोलता है तुम्हें ना इस बात का बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। ये सब देखकर लिन को तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। अच्छा हुआ वो मर गई। इसके बाद लिन याद करती है कैसे उसने मी को फंसाया था और उसने उसे घर से भी निकलवा दिया था। इस वजह से उसके मॉम डैड भी उससे नफरत करने लग गए थे। शाओ अपनी मॉम की ग्रेव पर आकर बैठकर रो रही होती है, कराता है और चलने के लिए बोलता है। शाओ बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद जेन उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, जहां पर उसका ऑपरेशन चल रहा होता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ग्रैंडमा उसकी फिक्र करते हुए रो रही होती है और बोलती है कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जेन बोलता है मेरी गलती है, मैंने उसका ध्यान नहीं रखा, मैं कॉल पर बात करने के लिए चला गया था। पता चिल्लाने लग जाते हैं क्या कॉल पर बात करना इतना ज्यादा जरूरी था? को भी गुस्सा आ जाता है, हम उस फैमिली को ना छोड़ेंगे नहीं। पर बाहर आकर उन पर चिल्लाने लग जाता है आप लोग अपनी बच्ची का ध्यान कैसे रखते हैं? तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन अगली बार ऐसी हरकतें मत करना। ये बोलकर डॉक्टर तो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही शाओ से मिलने के लिए जाते हैं। शाओ की ऐसी हालत देखकर रोने लग जाते हैं। शाओ बोलती है ग्रैंडमा डैड आप रो मत, बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जेन फू यीचेन से मिलने के लिए जाता है, उसकी चटनी बना देता है। अब तुम्हें दर्द हुआ? पता चला कि तुमने मेरी बेटी को कितना ज्यादा हर्ट किया है। इसके बाद शाओ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जैसे ही घर पर आती है, ग्रैंडमा से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। जेन शाओ को गिफ्ट देता है, ये तुम्हारे डिस्चार्ज होने का तोहफा है। शाओ देखती है उसके डैड ने उसे पेंडेंट दिया है जिसमें उसकी मॉम की फोटो है। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पूछती है आपके पास मेरी मॉम की और फोटो कैसे आई? जेन बोलता है इस फोटो को निकालने के लिए ना तुम्हारे ली अंकल ने हेल्प की है। ये सुनकर शाओ जल्दी से ली के गाल पर किस कर लेती है। बोलती है अंकल आप ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। उसके बाद ली अपने काम पर लगा होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं ली और जेन दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं। यीचेन ने शाओ को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया है, इसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। कंपनी को हम लोग बैंकरप्ट कर देंगे। उन लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट को चुराया था, इसलिए हम एक बेटर रोबोट बनाने वाले हैं। इसके बाद ली अपने काम में सक्सीड हो जाता है और उसके बाद वो चैन की सांस लेता है। के बाद जेन शाओ को बोलता है जल्दी से तैयार हो जाओ, डैड तुम्हें एक पार्टी में लेकर जाएंगे। इसके बाद जेन उसे पार्टी में लेकर पहुंच जाता है, जो कि फू यीचेन की कंपनी की पार्टी होती है और ये उन लोगों के नए रोबोट का लॉन्च इवेंट होता है। मैं सोचता हूँ फू यीचेन ने मुझे अपना इन्विटेशन कार्ड देकर क्या सोचा कि वो मुझे प्रोवोक करेगा, जिससे पता चलेगा कि हमारी काबिलियत क्या है। आप बोलते डैड यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे खाने हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे होंगे ना। जेन बोलते चलो हम लोग एंजॉय करने चलते हैं। सामने मिस्टर ग्वान आ जाता है, यानी कि जेन का फ्रेंड जिसने उसे धोखा दिया था। बोलते हैं मेरी सक्सेस पार्टी में तुम्हारा वेलकम है। शाओ को गुस्सा आने लग जाता है, डैड क्या ये पार्टी इसकी तरफ से है? जेन हाँ बोल देता है। इसके बाद ये लोग खाने के पास आते हैं। शाओ बोलती डैड हम उस बुरे बंदे को ना अच्छे से गरीब कर जाएंगे। जेन बोलते हाँ इसलिए अच्छे से खाओ पियो। दोनों को साथ में देखकर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, लगता है ये मिस्टर जेन की बेटी है। यीचेन जैसे इन दोनों को साथ में देखता है तो सोचता है आखिर इस बच्ची को जेन के साथ देखकर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। इसके बाद हांस स्टेज पर आकर अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सभी को बता रहा होता है। तभी जेन वहाँ पर अपने रोबोट को बुला लेता है, जो उसकी कंपनी ने नया ही लॉन्च किया होता है। वो यहाँ पर सभी को अपने रोबोट के बारे में बताने लग जाता है। यीचेन और हान उसे
अपने रोबोट का डेमो देने के लिए बोलते हैं। जैन उन्हें डेमो दिखा देता है कि ये रोबोट किसी भी बीमारी को पहले ही पता लगा सकता है जो कि उनको होने वाली है। इसके बाद वो रोबोट एक बंदे को स्कैन कर तुरंत ही उसकी बीमारी के बारे में बता देता है। ना ब्रेन कैंसर हो गया है। वो आदमी बोलता है ये गलत है, मैंने तो अभी चेकअप करवाया था, मुझे ना कोई बीमारी नहीं है। के बाद सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तुम्हारा रोबोट तो किसी काम का ही नहीं निकला, हमें लगा तुमने कुछ नया किया होगा पर तुम तो फेल हो गए। जैन बोलता है मेरा रोबोट गलत नहीं हो सकता, तुम वापस से अपना चेकअप करवा कर देखो। के बाद वो आदमी तुरंत ही अपना चेकअप करवाने के लिए जाता है। के बाद वो खुश होकर वापस आता है। सभी लोग बोलते हैं देखा फेल हो गया ना, लेकिन वो आदमी जैन और उसके रोबोट को थैंक यू बोलने लग जाता है। उसने ना सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का रोबोट बनाया है। इस रोबोट ने एकदम सही बताया, मुझे ना ब्रेन कैंसर का फर्स्ट स्टेज है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है अच्छा हुआ टाइम पर पता चल गया, अब इसका इलाज किया जा सकता है। इसलिए वो आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो फुई चेन की कंपनी में इन्वेस्ट करने से भी मना कर देता है। इसके बाद सारे इन्वेस्टर फुई चेन की कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बोल रहे होते हैं। फुई चेन की कंपनी के एम्प्लॉय तो परेशान हो जाते हैं और वो इन्वेस्टर के पीछे भागने लग जाते हैं। देखकर शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जैन के गाल पर किस कर बोलती है डैड आप तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल हो। तभी वहाँ पर फुई चेन आ जाता है उनसे बात करने के लिए। शाओ तो उसे देखकर डरने लग जाती है। जैन बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी बेटी तुमसे नफरत करती है इसलिए इससे दूर रहो। फुई चेन बोलता है मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इस बच्ची की मॉम कौन है। जैन बोलता है तुम ये जानना डिजर्व नहीं करते। फुई चेन बोलता है चलो इतना ही बता दो, क्या सच में ये तुम्हारी ही बेटी है? हाँ बोल देता है, अब यहाँ से निकलो। फुई चेन उसे सॉरी बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद जैन शाओ से पूछता है अभी मैंने जो बोला क्या तुम उस बात से गुस्सा तो नहीं हो गई? बोलती है डैड मुझे अच्छे से मालूम है कि आपने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया है, अपना दुनिया की सबसे बेस्ट डैड हो। बोलती है डैड यहाँ पर तो बहुत सारा खाना बचा हुआ है, क्या हम अंकल ली के लिए भी कुछ लेकर जा सकते हैं? वो हाँ बोल देता है, जिसके बाद शाओ ली के लिए पेस्ट्री लेकर चली जाती है। बोलती है अंकल ये ना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन ली उसे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। तभी रोबोट उसकी फीलिंग को स्कैन कर बोलता है हमारे अंकल चाहते हैं कि तुम उन्हें अपने हाथों से खिलाओ। उसके बाद शाओ खुश हो जाती है, चलो अंकल मैं ना आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा होता। तो रोबोट उसे उसकी फीलिंग बताने लग जाता है। वो चाहता है कि पहले तुम उसे मनाओ और उसके बाद उसे खिलाओ। ली बोलता लगता है मैंने इस रोबोट को बनाकर गलती कर दी है, ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया है। तो ली को मनाती है आप हमेशा रूम में ही रहते हो, आपको मेरे साथ वॉक करने के लिए बाहर जाना चाहिए। भी मान जाता है, जिसके बाद शाओली को बाहर लेकर आ जाती है। फिर वो उसे अपने साथ रेस करने के लिए बोलती है। दोनों काफी ज्यादा खेल कूद रहे होते हैं। तभी ली के पास दो बंदे आ जाते हैं। वो प्लान बताता है तुम्हारे अंकल को कोई बुली कर रहा है। शाओ जल्दी से अपने अंकल यानी कि ली को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर आकर उसे पता चलता है ये ली के पुराने कलीग है जो आज तक उसे गलत समझ रहे थे कि ली के ऊपर झूठा इल्जाम लग गया था। शाओ प्लांट की मदद से ली का नाम क्लियर कराने में मदद करती है। जॉन प्लांट ने अपनी आंखों से देखा था कि उस बंदे ने अपनी जान खुद ली थी। इसका प्रूफ वो वाइन की बोतल के जरिए दे देती है जिसमें उस बंदे ने खुद ही कुछ मिला कर पिया था। बाली के कलीग उस बोतल को टेस्ट के लिए देते हैं। उसके बाद सच साबित हो जाता है और ली का नाम क्लियर हो जाता है। उसके बाद उसके कलीग पूछने लग जाते हैं क्या तुम वापस से काम पर आओगे, लेकिन वो मना कर देता है अब मेरे पैर ठीक नहीं है इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, इसलिए अब से मैं अपने भाई के साथ ही काम करूंगा। रिहान वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे सुनाने लग जाता है। ली बोलते कॉलेज टाइम पर तुम मुझसे कंपटीशन नहीं कर पाए, अब यहाँ पर आ गए हो। अब उन लोगों की बातों से पता चलता है कि इन लोगों के कॉलेज में उसकी मोम भी पढ़ती थी। फिर रात में वो ली के पास आती है और उससे अपनी मोम के बारे में पूछने लग जाती है। आप और मेरी मोम सेम कॉलेज में थे तो क्या आप मेरी मोम को जानते थे? क्या आप मुझे मेरी मोम की कोई स्टोरी सुना सकते हो? बोलते तुम्हारी मोम हमारे कॉलेज की ना बहुत ही ज्यादा फेमस लड़की थी, तो वो डांस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा करती थी। को जरा मैं ना तुम्हें उनका डांस दिखाता हूँ। तो फिर वो उसे डांस की वीडियो दिखाकर सोच रहा होता है वो लड़की इतनी अच्छी थी पर पता नहीं उसके साथ इतना ज्यादा बुरा क्यों हुआ। वो भी सो जाती है और नींद में सोच रही होती है आखिर सभी लोग मेरी मोम से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते थे। ऐसे जेन और शाओली को लेकर किसी माउंटेन पर आए होते हैं मास्टर से मिलने के लिए। में वो मास्टर बहुत ही ज्यादा फेमस था और वो ली के पैरों को ठीक कर सकता था। शाओ यहाँ पर प्लान से बातें करने लग जाती है। मास्टर ये देखते हैं तो बोलते हैं मैं ली का ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मेरी एक शर्त है, शाओ को ना मेरा स्टूडेंट बनना होगा।
क्योंकि मास्टर उसे अपनी सारी नॉलेज देना चाहते थे कि वो भी लोगों की जान बचा सके। शाओ तो तुरंत ही स्टूडेंट बनने के लिए मान जाती है। मास्टर बताते हैं ली को ठीक करने के लिए न एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है कि जंगलों में ही मिल सकती है। बाद शाओ अकेली ही उस जड़ी बूटी को लेने के लिए चली जाती है। प्लांट से बातें करते हुए पूछ लेती है कि वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। फाइनली वो जड़ी बूटी उसे मिल जाती है, लेकिन जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। लेकिन ज़ेन उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। शाओ बताती है मैं अंकल के लिए जड़ी बूटी को लेने के लिए गई थी। तो पूछते हैं तुम्हें पता कैसे चला। बोलती है मुझे प्लांट ने बताया। सुनकर वो समझ जाते हैं शाओ सच में प्लांट से बातें कर सकती है। और लियो से बोलते हैं लेकिन तुम इस बारे में ना किसी और को मत बताना, तुम पौधों से बातें कर सकती हो। तो शाओ भी ओके बोल देती है, जिसके बाद मास्टर ली का ट्रीटमेंट कर उसके पैरों को पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। फिर बोलते हैं कल ही मैं सेरेमनी रखने वाला हूँ शाओ को अपने स्टूडेंट बनाने के लिए। ज़ेन शाओ को लेकर मास्टर से मिलवाने के लिए आ जाता है। भी अपनी बेटी जू को लेकर वहाँ पर आई होती है क्योंकि उसकी मोम का ट्रीटमेंट यही मास्टर करने वाले थे। वो यहाँ पर इन लोगों की बेइज्जती करने लग जाती है। तुम लोगों को तो यहाँ पर एंट्री भी नहीं मिलेगी, तो तुम लोग यहाँ पर आए ही क्यों हो। के बाद वो गार्ड्स को बोलकर उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देती है। ऐसे ही मास्टर को ये बात पता चलती है कि शाओ और ज़ेन को यहाँ से निकाल दिया गया है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और शाओ को वापस लेकर आ जाते हैं। उसके बाद वो लिन पर चिल्लाने लग जाते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इन लोगों को यहाँ से निकालने की। बोलते हैं अब मैं तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करने वाला हूँ। लिन उन्हें मनाने लग जाती है। इधर जू को दिखाया जाता है जो शाओ से बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही होती है। उसे पानी में धक्का मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक से शाओ सैड हो जाती है। इस वजह से जू को खुद ही चोट लग जाती है। वो रोने का नाटक करते हुए अपने डैड को वहाँ पर बुला लेती है की फुई चेन को और झूठ बोलने लग जाती है इसने मुझे मारने की कोशिश की है। शाओ बोलती है मैंने ना कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फुई चेन तो उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करता। लेकिन ज़ेन और ली तो शाओ की ही साइड लेते हैं। शाओ कभी झूठ नहीं बोलती, अगर वो कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया तो मतलब कुछ नहीं किया। वो बोलता है यहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज थोड़ी है, तो सच कैसे पता चलेगा। अभी मास्टर आकर बोलते हैं किसने कहा कि यहाँ कैमरे नहीं लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद साबित हो जाता है कि शाओ एकदम सच बोल रही थी। ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। फुई चेन की बेइज्जती हो जाती है, इसलिए वो लिन और अपनी बेटी के साथ वहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद वो लिन पर चिल्लाने लग जाता है तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है जो वो सबके सामने झूठ बोलती रहती है। उनको गुस्सा आ जाता है, इसने उस मी की बेटी के लिए मुझसे लड़ाई की। के बाद वो शाओ को सबक सिखाने के लिए उसे किडनैप करने का ऑर्डर दे देती है। ज़ेन तीनों बच्चों को पिकनिक पर लेकर गया होता है। फिर वो उन बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। पीछे से गुंडे उन बच्चों को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। सब कुछ लिन करवा रही होती है। वो उसे मारने का ऑर्डर दे देती है, लेकिन ज़ेन कैसे भी कर तीनों बच्चों को ढूंढ लेता है। उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है। बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा होता है क्योंकि वो फिर से उनका ख्याल नहीं रख पाया था। शाओ के इलाज के लिए खून की जरूरत थी। फुई चेन को जैसे इस बारे में पता चलता है तो वो ब्लड डोनेट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन लिन उसे रोक कर बोलती है दूसरे की बच्ची के लिए खून क्यों देने जा रहे हो। बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, किसी की जान जाने वाली है और वो लड़की भी ना हमारी बेटी की उम्र की है। और वो उसे छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में आता है तो ज़ेन और ली उसे रोकने लग जाते हैं। बोलते हैं तुम्हें खून देने की कोई जरूरत नहीं है। फुई चेन बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें अपनी बच्ची की जान नहीं बचानी है क्या। ज़ेन बोलता है तुम्हारा उसके साथ ब्लड रिलेशन है, इसलिए तुम उसे ब्लड नहीं दे सकते। फुई चेन तो शौक हो जाता है क्या सच में वो मेरी बेटी है। बोलता हाँ वो तुम्हारी और मी की बेटी है। जाकर फुई चेन को पता चलता है कि मी सच में मर गई है। ज़ेन उसे लिन के बारे में बताता है तुम्हारी वाइफ ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसका ही किया धरा है ये सब कुछ। उसके बाद घर आने के बाद वो लिन से पूछता है क्या तुमने ही अपनी बहन मी के साथ वो सब किया। उसके बाद वो पता लगा लेता है कि कैसे मी ने लिन को फंसाया था और उसने कोई खुदकुशी नहीं की है कि लिन ने ही उसे मरवाया था। लिन अभी भी नहीं मान रही होती तो फुई चेन उसे थप्पड़ लगा देता है। बोलती हाँ ये सब कुछ ना मैंने ही किया है, मी को अपनी सारी चीजें कैसे लेने दे सकती थी। तुम और मेरी फैमिली सब कुछ मेरा होना चाहिए था, इसलिए मैंने उसे सब कुछ छीन लिया। इसके बाद उसे जेल हो जाती है। फुई चेन शाओ से माफी मांगने लग जाता है। शाओ बोलती है आप मेरे कोई भी नहीं हो, यहाँ पर मेरे डैड है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए आप ना मुझसे दूर ही रहो। ज़ेन बोलते तुमने सुना ना शाओ का अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। सीन में ज़ेन की पूरी फैमिली शाओ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फुई चेन भी आया होता है और बाहर से ही वो उसे बर्थडे विश कर रहा होता है और सोचता है काश मैंने मी की बात सुनकर उस पर यकीन किया होता तो आज वो जिंदा होती और हम लोग एक हैप्पी फैमिली होती। और यहाँ पर ज़ेन और यहाँ पर शाओ
जैन की फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।